Imagine karo that you're watching a football match in 2014 or you're watching a football match in the last decade. Imagine करो कितना पैशन होता था तुम्हें, कितना दिलचस्पी होती थी एक फुटबॉल मैच को देखने में द होल 90 मिनट्स. तुम पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होते थे उस फुटबॉल मैच पर, तुम्हारी आईज फिक्सेटेड होती थी उस पर. Now compare that same दिलचस्पी, compare that same passion with today's world, with today's matches. जिस तरीके से तुम अभी के मैचेस देखते हो 2025 में जो भी मैचेस होती है, क्या वही सेम पैशन रहा है? क्या वही सेम जॉय मिलता है तुम्हें फुटबॉल मैचेस देखने में जिस तरीके से तुम्हें लास्ट डेकेड में मिलता था? Why has football become boring? Why has it changed over the past few years? And किन लोगों ने ये चीज को शेप किया है, फ्यूचर दिया है फुटबॉल को बोरिंग बनाने में, ये आज हम देखने वाले हैं. मेरी वीडियो में एंड तक बने रहना. फुटबॉल को बोरिंग बनाने में या फुटबॉल को रोबोटिक बनाने में किन लोगों का हाथ है, ये जानने से पहले तुम्हें सबसे पहले एक बड़े नाम के बारे में जानना होगा. एंड हिज नेम इज पेप गार्डियोला. बहुत सारे लोग ऑलरेडी अवेयर है ये नाम के बारे में एंड ये नाम का कितना इंपॉर्टेंस है फुटबॉल के स्पोर्ट में. एवरीवन नोज इट. ये नाम ने कितना शेप किया है फ्यूचर जनरेशंस को. एवरीवन नोज हिज इंपॉर्टेंस. बट अगेन अगर मैं एक समरी देना चाहता हूँ ये नाम के बारे में टू द बेसिक फुटबॉल फैंस, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल. ये एक इकलौता मैनेजर है जिसने पूरे अभी के जो कोचेस हैं उनको इंस्पायर किया है अपने फिलॉसफी से, अपने गेम स्टाइल से, अपने स्ट्रक्चर से, अपने सिस्टम से. अगर हम पेप गार्डियोला का प्लेयर करियर देखते हैं दैट यू कैन सी दैट पेप गार्डियोला एक हुआन क्राइफ की 1990s वाली बार्सिलोना की टीम का एक बहुत बड़ा पार्ट थे. ही वॉज अ मिडफील्डर इन दैट ड्रीम टीम एंड हुआन क्राइफ की टोटल फिलॉसफी, टोटल फुटबॉल के अंडर खेलने के बाद पेप गार्डियोला डिसाइड करते हैं टू स्टार्ट एज अ मैनेजर. एज अ प्लेयर पेप गार्डियोला एक बहुत ही बड़े स्पेशल प्लेयर नहीं थे. ही वॉज जस्ट अबव एवरेज, बट उनके बारे में एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी थी एंड ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द गेम बेटर देन अदर फुटबॉलर्स. उनका इमोशनल, उनका इंटेलिजेंस, फुटबॉल इंटेलिजेंस एक्सेल करता था इवन एज अ प्लेयर. ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द गेम बेटर देन द फुटबॉलर्स. ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द जोन्स. ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम्स. 2006 में पेप गार्डियोला अपने प्लेयर करियर से रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड सिर्फ एक साल बाद पेप गार्डियोला कम्स बैक टू द मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ द स्पोर्ट. बार्सिलोना की बी टीम को मैनेज करने आते हैं पेप गार्डियोला एंड बार्सिलोना की बी टीम को पहले ही सीजन में सेगुंडा बी डिवीजन में प्रमोट करने में बहुत बड़ी हेल्प करते हैं पेप गार्डियोला. एंड फाइनली 2008 में पेप गार्डियोला इज अपॉइंटेड एज द एफसी बार्सिलोना मैनेजर, which is one of the most greatest periods in Barcelona's history. 2008 से लेके 2012 में पेप गार्डियोला ऐसी चीजें अचीव कर लेते हैं कि कोई मैनेजर ने आज तक बार्सिलोना की हिस्ट्री में ऐसी चीजें अचीव नहीं की होगी जिस तरीके से पेप गार्डियोला ने अचीव किया था. लोग ये टीम को इसीलिए जानते थे, नॉट बिकॉज दे वोन अ लॉट ऑफ टाइटल्स बट बिकॉज हाउ दे वोन दोज टाइटल्स. किस तरीके का गेम प्लान रहता था, किस तरीके का स्ट्रक्चर रहता था, किस तरीके से डोमिनेट करती थी हर टीम्स को बार्सिलोना ऑन द पिच. हुआन क्राइफ का टोटल फुटबॉल वाला फिलॉसफी एंड फ्लूइड मूवमेंट वाला फिलॉसफी, इवन पोजिशनल प्ले वाला फिलॉसफी को इंस्पिरेशन रखते हुए पेप गार्डियोला अपनी खुद की एक न्यू आइडेंटिटी बनाते हैं इन हिज फर्स्ट मैनेजरियल स्टिंट. सो आखिरकार क्या है पेप गार्डियोला की फिलॉसफी? व्हाट इज पेप गार्डियोलास फिलॉसफी? क्या किस तरीके का गेम प्लान रहता है पेप का? सबसे पहला फिलॉसफी का पार्ट आता है जुएगो दे पोजीशन, पोजिशनल प्ले. सबसे मेन एस्पेक्ट है पूरे पेप गार्डियोला के, कोर है पेप गार्डियोला के सिस्टम का कोर है एंड दैट इज पोजिशनल प्ले. पोजिशनल प्ले के अलावा पेप गार्डियोला कहीं भी ऑपरेट नहीं किए हैं, इवन एट मैनचेस्टर सिटी, इवन एट बार्सिलोना, इवन एट बायर्न. ये तीन क्लबों में ये चीज कॉमन देखने मिलेगी तुम्हें, दैट पोजिशनल प्ले वाज द कोर ऑफ दीज टीम्स. बट आखिरकार पोजिशनल प्ले है क्या? व्हाट इज पोजिशनल प्ले? पोजिशनल प्ले एक ऐसी चीज है जिसमें एक मेंटेन स्ट्रक्चर प्लान होता है एंड जिस वजह से प्लेयर्स को ऑलरेडी पता होता है मेरे प्लेयर्स कहाँ खड़े होने वाले हैं एंड दिस सेव्स द टाइम टू थिंक अबाउट द प्लेयर्स, टू थिंक अबाउट देयर नेक्स्ट मूव विच द प्लेयर्स ऑलरेडी नो. पेप फिलॉसफी के कुछ फंडामेंटल जरूर है एंड दैट इंक्लूड्स हाई पोजीशन, बिल्डअप फ्रॉम द बैक एंड कटबैक्स. This includes the fundamentals and the basics of Pep's philosophy and that is needed whenever you're playing under Pep's team. Pep के सिस्टम में हर एक प्लेयर को टैक्टिकली इन्वॉल्व होना पड़ता है एंड इवन जब पेप अपने प्लेयर को साइन करते हैं he makes sure that जो भी उसका सिस्टम है पेप का, he fits into that system, that player fits into that system. हर एक प्लेयर प्रोग्राम किया जाता है अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टम, हर एक प्लेयर साइन किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेप्स सिस्टम. क्रिएटिविटी के लिए कोई चांस नहीं बचता है इधर बिकॉज पेप को एक
सिस्टम बेस्ड प्लेयर चाहिए, बिकॉज पेप को एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सिस्टम को हेल्प करे. ही डज नॉट वांट इंडिविजुअलिज्म, ही डज नॉट वांट फ्लेयर इन हिज सिस्टम्स, which has helped him win a lot of titles, by the way. It is not that he has not won any titles without individualism, without any individual brilliance, but again इसकी वजह से क्रिएटिविटी में कोई जगह नहीं बचती है. क्रिएटिविटी को एकदम लिमिट और रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है. बट पेप की फिलॉसफी के बारे में सबसे बड़े प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या चीजों ने पेप को आखिरकार लीग टाइटल जिताया है, क्या चीजों से पेप ने डोमिनेट किया है. अगर हम पेप की फिलॉसफी के प्रोज के बारे में बात करते हैं तो यू कैन सी दैट टैक्टिकल कंट्रोल मैक्सिमाइज करता है पेप. जब भी उनकी मैचेस होती है, जब भी मैनचेस्टर सिटी कोई मैच खेलती है, टैक्टिकल कंट्रोल होता है, पूरा डिक्टेट करते हैं वो लोग गेम के टेम्पो को, गेम का टेम्परेचर पूरा उनके हाथ में होता है. अपोनेंट्स को कोई चांस नहीं मिलता है रिदम का, अपोनेंट्स को कोई सेटल होने का टाइम नहीं मिलता है. मैनचेस्टर सिटी डोमिनेट्स द गेम, मैनचेस्टर सिटी डिक्टेट्स द गेम, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रोज ऑफ पेप सिस्टम. सेकंड चीज आती है पोजिशनल इंटेलिजेंस. ये सिस्टम की वजह से पेप के प्लेयर्स को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है, एंड दे आर एबल टू नो वेयर टू बी एट ऑल द टाइम्स. ये सिस्टम डिक्टेट कर देती है, ये सिस्टम हेल्प करती है प्लेयर्स को टू क्रिएट स्पेस फॉर देमसेल्व्स, टू कीप मूविंग, टू बी इन फ्लूइड मूवमेंट विद द बॉल एंड ऑफ द बॉल, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट, जिसकी वजह से एक बहुत ही बढ़िया केमिस्ट्री देखने मिलती है प्लेयर्स को. बट ये कहीं ना कहीं लिमिट हो जाता है बिकॉज ऑफ द पोजिशनल लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ दिस पोजिशनल इंटेलिजेंस. एंड थर्ड पे आता है हमारे पास डोमिनेंट रिजल्ट्स. तुम कितना भी क्रिटिसाइज कर लो दैट सिस्टम्स है, रिजिड है, जो भी है, बट यही सारे चीजों ने पेप को एक वर्ल्ड क्लास मैनेजर बनाए. एंड आई थिंक सो ही माइट बी जस्ट द बेस्ट मैनेजर इन द लास्ट डेकेड. In the last 1 or 2 decades, Pep has dominated the game. Pep has changed the game for a reason. He has won the league titles with the help of the systems. And fourth पे हमारे पास सबसे important aspect आता है player development. अब Pep के बारे में एक ये बहुत बड़ा myth है that Pep destroys the player, Pep limits the player. But क्या ये actually में सच है? क्या ये एक्चुअली में ट्रू है दैट पेप एक लिमिटेशंस डाल देता है प्लेयर पे? बट क्या ये एक्चुअली में सच है? बार्सिलोना में जब मेसी था, बार्सिलोना में जब जावी, इनिएस्टा जैसे प्लेयर्स थे, पेप गार्डियोला मेड श्योर दैट दीज प्लेयर्स वर एट देयर मैक्स, दीज प्लेयर्स वर शाइनिंग, दीज प्लेयर्स हैड इंडिविजुअल ब्रिलियंस आल्सो. यही सारी चीजों में पेप गार्डियोला ने डेवलप करवाया था मेसी को. यही सारी चीजों में स्पेसिंग में हो गया, पासिंग में हो गया, पोजिशनल प्ले में होगा. जावी, इनिएस्टा, मेसी, ऑल ऑफ देम शाइंड अंडर देम एंड नो वन वाज लिमिटेड. मेसी की हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस कहीं ना कहीं देखने मिली थी. वो टाइम पे एक्सप्लोर हुआ करता था आफ्टर मैचेस. अगेन मैनचेस्टर सिटी में अगर तुम देखोगे, रॉड्री को कोई नहीं जानता था. विला रियल से आया था रॉड्री वॉज नॉट अ प्लेयर दैट वॉज वेल नोन. मैनचेस्टर सिटी में आके डेवलप हुआ है अंडर पेप गार्डियोला. होल्डिंग मिडफील्डर बनाया है पेप ने. एंड देयर आर आल्सो नेम्स लाइक रहीम स्टर्लिंग, जिसको पेप गार्डियोला ने डेवलप किया है, जिसको पेप गार्डियोला ने एक अमेजिंग विंगर में कन्वर्ट किया है इन द फर्स्ट फ्यू इयर्स. इवन प्लेयर्स लाइक गुंडोगन थ्राइव करते हैं पेप के सिस्टम्स में. नॉट जस्ट दैट, इवन जर्मनी में गुंडोगन वॉज एबल टू परफॉर्म वेल. बट ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम और रिजिड सिस्टम्स की वजह से एक बहुत बड़े कॉन्स खड़े होते हैं पेप के सिस्टम्स में. एंड सबसे पहला कॉन आता है क्रिएटिविटी. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ब्रिलियंस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फुटबॉल गेट्स सप्रेस्ड. सबसे पहला एस्पेक्ट क्रिएटिविटी, एंड ये हमने देखा है जहां पे जैक ग्रिलिश को साइन किया गया था वेस्ट हैम से. उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, उसके कैसे स्टैट्स डिक्रीज हुए हैं पर टचेस ऑन द बॉल, पर ड्रिबल्स, पर टेक ऑन्स, ये हम डिस्कस करने वाले. तो क्रिएटिविटी एकदम सप्रेस कर देती है ये पेप के सिस्टम. एंड पेप के सिस्टम में इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स ऑफ द बॉल, इट डिमांड्स अ लॉट ऑफ पोजीशन ऑन द बॉल. एंड सेकंड चीज पे आते हैं हम प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स. प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स एक्चुअली में होते क्या है? प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स उसको बोलते हैं जिसने एक टीम को परख लिया है कि ये टीम ये करने वाली है, सो दैट वी कैन बी प्रिपेयर्ड. एंड दैट इज वेरी प्रेडिक्टेबल फॉर अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी. दे ऑलवेज पास बैक, एंड ये बहुत ही न्यूट्रलाइज कर दिया है दूसरी टीम्स में. एंड दिस प्रेडिक्टेबल पैटर्न इज ऑल्सो रेपिटेटिव. टीम्स बहुत इजीली से परख लेती है ये सारी चीजें. एंड सबसे थर्ड बड़ा एस्पेक्ट आता है इंटरनेशनल डिक्लाइन. अगर तुम देखोगे पेप के सिस्टम में, मैनचेस्टर सिटी में बहुत सारे प्लेयर्स शाइन तो जरूर करते हैं. दे प्ले अ लॉट ऑफ डिफरेंट रोल्स, दे प्ले अ लॉट ऑफ हाइब्रिड रोल्स, डेवलप होकर आते हैं पेप के सिस्टम में. बट अगेन जब वो अपने इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, व्हेन दे प्ले फॉर ब्राजील, व्हेन दे प्ले फॉर पोर्चुगल, व्हेन दे प्ले फॉर स्पेन, दे डू नॉट प्ले सो वेल. दे आर स्टक इन दैट पोजीशन, दे आर स्टक विद द रोल दैट पेप हैड गिवन देम. इतना लिमिट हो जाता है दैट दे डू नॉट नो व्हाट टू डू आउटसाइड ऑफ दैट सिस्टम ऑफ पेप. इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं बर्नार्डो सिल्वा, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जोआओ कांसेलो, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं जॉन स्टोन्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं
इवन प्लेयर्स लाइक लेरॉय साने। एंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कौन तो यही है दैट फुटबॉल फील्स मोर लाइक रोबोटिक। एक चेस गेम की तरह लगता है फुटबॉल, इट डज नॉट फील लाइक फुटबॉल एनीमोर। फुटबॉल में जो वो स्पॉन्टेनिटी रहती है, फुटबॉल में जो रैंडमनेस रहती है कि अभी प्लेयर्स क्या कर सकते हैं, व्हाट विल दिस प्लेयर पुल आउट, वो चीज नहीं बचती है पेप के सिस्टम में। एंड दिस इज अ बिग कॉन फॉर पेप सिस्टम विच इज वाई दे हैव स्ट्रगल्ड इन दिस 2025 ईयर। बट अगर हम देखेंगे पेप से पहले किस तरीके का फुटबॉल खेला जाता था, किस तरीके के मैनेजर्स हुआ करते थे, किस तरीके का प्ले स्टाइल ऑपरेट किया जाता था, तो यू कैन सी दैट 2000 से लेके 2010 तक एक बहुत ही बैलेंस मिक्सचर देखने मिलता था बिटवीन इंडिविजुअल ब्रिलियंस एंड बिटवीन सिस्टम्स। एक बहुत ही रिजिड सिस्टम, एक बहुत ही लिमिटेड सिस्टम देखने मिलता था पहले के टाइम पे। इसके कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं सर एलेक्स फर्गसन की मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम, 4-4-2 का फॉर्मेशन, बेसिक फॉर्मेशन, प्लेयर्स लाइक गिग्स, बेकहम, रोनाल्डो एंड ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स हैड द फ्रीडम टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द टीम, which is why they were able to win a lot of titles, which is why football used to look more chaotic, football used to look more fun. You can also see that Arsene Wenger की आर्सेनल जो है 4-4-2 का बेसिक सिस्टम लेके they used to play basic football and they dominated that with individual brilliance. Individual brilliance के दम पर चलती थी आर्सेनल वेंगर की टीम। थियरी हेनरी, फास्ट ट्रांजिशंस, ब्लेंडेड ट्रांजिशंस, अटैकिंग पेस, इट वाज ऑल डन बाय ऑल दीज प्लेयर्स। रॉबर्ट पायर्स, थियरी हेनरी, बर्गकैम्प, ये सारे प्लेयर्स होते थे आर्सेनल वेंगर की टीम में। एंड एक बहुत ही बड़ा मिक्सचर देखने मिलता था हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस और सिस्टम के बीच में। फास्ट फुटबॉल, फ्लूइड फुटबॉल, बेसिक फुटबॉल रहता था। थर्ड पे हमारे पास आते हैं होजे मोरिनियो। होजे मोरिनियो का फुटबॉल के बारे में ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर अबाउट द टाइप ऑफ फुटबॉल होजे मोरिनियो प्लेड। उसकी खुद की एक आइडेंटिटी हुआ करती थी एंड दैट वाज प्रैग्मेटिक फुटबॉल एंड दैट वाज काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, बेसिक फुटबॉल, नो फॉर्मेशंस, नो ओवर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स, नो रिजिड systems. It's just pure football, counter-attacking football, unpredictable football. That type of football Jose Mourinho implemented with his Porto team and with his Real Madrid team. एंड इवन इंटर के साथ में ट्रेबल जीता होजे मोरिनियो ने अपने खुद के अप्रोच से। सो एक कॉमन पैटर्न क्या होता था 2000s फुटबॉल में, 90s के फुटबॉल में? एक कॉमन पैटर्न ये था दैट पोजीशन जो होल्ड करती थी टीम्स वो बहुत ही लेस था। 40 to 45% ऑफ पोजीशन सिर्फ होल्ड करती थी वो टाइम पर टीम्स। पोजीशन को इतना बड़ा इंपॉर्टेंस कभी दिया ही नहीं जाता था। पोजीशन वाज द लीस्ट अ टाइप ऑफ कंसर्न इन दैट टाइप ऑफ फुटबॉल एंड कंपेयर इट विथ नाउ गाइस, यू कैन सी द डिफरेंस। एंड इवन रिजिड सिस्टम्स नहीं होते थे, देयर वर वेरी लिमिटेड सिस्टम्स, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं कर दिया जाता था फुटबॉल को। दिस इज वन ऑफ द कॉमन पैटर्न्स। और तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, नेचुरल एक्सप्रेशन रहता था प्लेयर्स के पास। प्लेयर्स के पास एक फ्रीडम रहती थी एक्सप्रेस करने के लिए खुद को ऑन द पिच, शाइन करने के लिए खुद को ऑन द पिच, विच इज वाई वी डू नॉट सी अ लॉट ऑफ प्लेयर्स ड्रिबल एनी मोर, विच इज वाई वी डू नॉट सी अ लॉट ऑफ प्लेयर डू टेक ऑन्स एनी मोर। इवन रिजिड सिस्टम्स की वजह से प्लेयर्स को बेंच करने की धमकियां मिलती है, विच इज वाई प्लेयर्स डू नॉट ड्रिबल एनी मोर। इन दी एंड ये सारे 2000s फुटबॉल में, 90s के फुटबॉल में हर टीम की अपनी एक आइडेंटिटी होती थी, बी इट यूवेंटस, बी इट सीरी आ, बी इट एसी मिलान। हर एक लीग में, हर एक प्रीमियर लीग टीम्स में एवरी टीम हैड देयर ओन आइडेंटिटी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ पेप ऑन दीज कोचेज, ऑन द फ्यूचर कोचेज, ऑन द फ्यूचर जनरेशंस कोचेज। सबसे पहले हम देखते हैं पेप के अंडर जितने भी लोगों ने काम किया है, पेप के अंडर जितने भी लोगों ने खेला है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उनका क्या इन्फ्लुएंस या इंस्पिरेशन रही है। सबसे पहला आता है माइकल आर्टेटा। माइकल आर्टेटा की अगर तुम आर्सेनल की टीम देखते हो, ही इज प्लेइंग द सेम टाइप ऑफ फुटबॉल दैट पेप गार्डियोला इज ट्राइंग टू प्ले। आर्सेनल फैंस को ये पता है दैट Arsenal has become a team that depends on position. Arsenal has become a team that depends on systems. Arsenal has become a team that has no individual flair anymore, and that is because of Arteta's obsession with Pep Guardiola's football. That is because of Arteta's influence on Pep Guardiola's football. Even Vincent Kompany जो एक टाइम पर Pep Guardiola के प्लेयर हुआ करते थे, Pep Guardiola के अंडर खेला करते थे, he is now a coach for Bayern Munich. Bayern Munich से पहले he even coached at Burnley. Burnley को उन्होंने बहुत सारी चीजें जिताई. He even try to emulate the same type of system, same type of game plans that Pep Guardiola एक टाइम पर सिटी में खिलाता था. Even Vincent Kompany जैसा कोच इंस्पायर हुआ and he is playing the same type of football currently at Bayern Munich. Bayern Munich is playing a lot of position based football. जिन कोचेस ने या जिन टीम ने ये पेप के फिलोसफी को या पेप के गेम प्लान को, स्ट्रक्चर को कॉपी करने की कोशिश की है, पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलने की कोशिश की है, बिल्ड अप फुटबॉल, ये सारी चीजों में क्या हार्म रहा है? सबसे पहला हार्म तो यही है दैट they did not have Pep's players and they failed miserably.
पेप के पास वो प्लेयर्स होते थे, पेप के पास वो ऑप्शंस होते थे। ही हैड दोज प्लेयर्स टू बी फिट इन दोज टीम्स। मैनचेस्टर सिटी में खेलने के लिए पेप के पास हमेशा से वो टाइप के प्लेयर्स हुआ करते थे, जिस तरीके का सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करना चाहता था। बट द अदर कोचेस इवन लाइक मार्सेलो बीसला को अगर तुम देखते हो लीड्स यूनाइटेड में, ही ट्राइड दिस टाइप ऑफ फुटबॉल बट ही फेल्ड मिजरेबली, एंड दैट इज बिकॉज ये सारे स्किल्ड प्लेयर्स वो लीड्स यूनाइटेड की टीम में नहीं थे। यू नीड द प्लेयर्स इन ऑर्डर टू प्ले अ फुटबॉल लाइक दैट, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट फुटबॉल लाइक दैट। सो आखिरकार पेप गार्डियोला ने एक ऐसा सिचुएशन बना दिया है फुटबॉल में दैट ही हैज क्रिएटेड ओवर कॉम्प्लिकेटेड टैक्टिक्स, ओवर कॉम्प्लिकेटेड द फॉर्मेशंस, ओवर कॉम्प्लिकेटेड द लाइनअप्स। हर चीज ओवर कॉम्प्लिकेट हो गई है एंड एवरी कोच इज ट्राइंग टू कॉप विद दिस। सो फाइनली रोबोटाइजेशन ऑफ फुटबॉल हुआ कैसे? ये सारी चीजों को लेकर, ये सारी चीजों को मिलाकर फाइनली इसका एक रिजल्ट क्या बना है? सबसे पहली चीज तो यही है दैट फुटबॉल एक बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्पोर्ट बन चुका है। हर टीम ने एक टीम को बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर लिया है। दे हैव स्टडीड दैट पैटर्न्स, दे हैव स्टडीड द सिस्टम ऑफ अदर टीम्स एंड इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर डिफेंडर्स एंड इट हैज बिकम वेरी इजी फॉर प्लेयर्स टू स्कोर गोल्स। एंड यही तरीके से, यही वजह से आइडेंटिटी नहीं बची है फुटबॉल एक स्पोर्ट की, एक ऐसा स्पोर्ट जो एकदम केओस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे थ्राइव करता था, वही सेम चीज नहीं बची है अब एक फुटबॉल स्पोर्ट में। सेकंड चीज तो ये है दैट कोचेस अभी फियर करते हैं केओस को। कोचेस डू नॉट वांट केओस, कोचेस डू नॉट वांट अनप्रेडिक्टेबिलिटी। दे फियर गेटिंग प्लेयर्स लाइक इंडिविजुअल फ्लेयर इन देयर टीम। जिन प्लेयर्स के पास इंडिविजुअल फ्लेयर है, जिन प्लेयर्स के पास इंडिविजुअलिज्म है, उनको अभी प्रेफर नहीं किया जा रहा है। दे ओनली प्रेफर प्लेयर हु फिट्स इनटू देयर सिस्टम्स, बी इट विंगर्स और बी इट मिडफील्डर्स। दे डू नॉट वांट अ फ्लेयरी टाइप मिडफील्डर, दे डू नॉट वांट अ फ्लेयरी टाइप विंगर एंड दिस इज हार्मिंग द फुटबॉल स्पोर्ट। एंड इसी वजह से, इस कोच के डर की वजह से विंगर्स अभी टेक ऑन्स नहीं करता है। यू कैन सी इन अ लॉट ऑफ मैचेस, जितने भी यूसीएल मैचेस में अगर तुम देखोगे, ला लीगा में देखोगे, प्रीमियर लीग में तुम ये चीज देखोगे दैट अभी कोई भी इतने ज्यादा विंगर्स इतना ड्रिबल करने की कोशिश ही नहीं करते। दे डू नॉट वांट टू ड्रिबल पास बिकॉज कोच उनको बेंच कर देगा, बिकॉज कोच उनको चिल्लाएगा बाद में। दे डू नॉट हैव द ऑडेसिटी टू परफॉर्म सच मूव्स ऑन द पिच एनीमोर बिकॉज ऑफ दीज कोचेस। दे डू नॉट हैव द फ्रीडम एनीमोर टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। बैक पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया है सिस्टम्स का। बैक पास इज द ओनली थिंग दैट players are instructed to do whenever they are on the wings. इसके कुछ एग्जाम्पल्स है रोनाल्डिनियो, ज़्लातान और रिकेल्मे। रोनाल्डिनियो हु वॉज एन अमेजिंग प्लेयर एट बार्सिलोना, जिसको देख के तुम बड़े हुए, जिसकी वजह से तुम शायद ये फुटबॉल स्पोर्ट भी पसंद करते होगे, उस बंदे को निकाला गया था पेप के सिस्टम से। पेप ने बोला था ही डज नॉट फिट इनटू माय सिस्टम, वी डू नॉट नीड प्लेयर्स हु आर वेरी इंडिविजुअल, यू नो, ब्रिलियंस के उस पर रिलाई करते हैं। ही डिड नॉट नीड हिम। सोचो, एक रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर को पेप ने निकाल दिया था बिकॉज ही डिड नॉट फिट इनटू दैट सिस्टम। इवन ज़्लातान इब्राहिमोविच हु वाज अ मैवरिक, हु वाज अ हीरो इन हिज टाइम बाय द वे, एक ऐसा स्ट्राइकर जो एकदम केओटिक स्ट्राइकर था, कभी भी अनप्रेडिक्टेबिलिटी बता देता था, कभी भी अनप्रेडिक्टेबल मूव्स करता था, उसको निकाल दिया गया था टीम से बिकॉज ही डिड नॉट फिट इनटू पेप्स सिस्टम। इवन प्लेयर्स लाइक रिकेल्मे जैसा एक लेजेंड, अर्जेंटीना का लेजेंड है वो, उसको निकाला गया था टीम से बिकॉज ही डिड नॉट फिट इनटू द सिस्टम। बट अगर हम सच में डिक्लाइन के बारे में बात करते हैं, किन प्लेयर्स की फ्रीडम एक्चुअली में छीन ली गई है, किन प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपना प्राइम खो दिया है पेप की वजह से, ये अभी हम देखते हैं डिटेल एनालिसिस में। सबसे पहला नाम आता है जैक ग्रिलिश। आई नो बहुत सारे लोग इसको ऑलरेडी जानते होंगे जैक ग्रिलिश कौन है, बट रिसेंटली इसका नाम एकदम डाउन हो गया है। रिसेंटली ही इज नॉट अ प्लेयर लाइक ही यूज्ड टू बी बिफोर। एस्टन विला में अगर तुम इसका फेस देखोगे, ही वाज नोन फॉर समवन हु इज अ वेरी केओटिक विंगर, समवन हु लाइक्स टू टेक ऑन डिफेंडर्स, समवन हु लाइक्स टू ड्रिबल पास द डिफेंडर्स। ये इसके बारे में जाना जाता था जैक ग्रिलिश। जैक ग्रिलिश वाज दैट टाइप ऑफ अ प्लेयर, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करता था जैक ग्रिलिश इन हिज टाइम एट एस्टन विला एंड रिसेंटली द टेबल्स हैव टर्न्ड। 2019-2020 में अगर तुम एस्टन विला के टेक ऑन स्टार्ट्स देखते हो जैक ग्रिलिश के, दैट यू कैन सी दैट उसने वो टाइम पर 117 अटेम्प्ट्स किए थे ऑफ टेक ऑन्स, 117 अटेम्प्ट्स वो टाइम पर, एंड विद 73% सक्सेस रेट, विच इज अ लॉट ड्यूरिंग दैट सीजन। अगेन अगर तुम 2021, 2022, 23 के सीजन देखते हो जैक ग्रिलिश के, एक सीजन में उसने मैनचेस्टर सिटी में सिर्फ 68 अटेम्प्ट टेक ऑन्स किए थे, 68 टेक ऑन अटेम्प्ट, फ्रॉम 117 टू 68 टेक ऑन अटेम्प्ट। एंड ये सोर्स मैं यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ वीडियो में, यू कैन सी दैट fb.ref करके एक सोर्स है गूगल पे, यू कैन चेक द जैक ग्रिलिश का सोर्स। जैक ग्रिलिश के स्टार्ट जाके देख सकते हो, एक्सपेक्टेड गोल्स, एक्सपेक्टेड असिस्ट बहुत डिक्लाइन हुए आफ्टर ही केम फ्रॉम एस्टन विला टू मैनचेस्टर सिटी। एंड आखिर ये डिक्लाइन हुआ क्यों? जैक ग्रिलिश का ये डिक्लाइन आखिरकार ये देखने क्यों मिला टेक ऑन्स में या स्टार्ट्स में? बिकॉज ही वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय पेप गार्डियोला टू नॉट ड्रिबल पास द डिफेंडर्स, टू नॉट टेक ऑन द रिस्क टू ड्रिबल पास
टू नॉट गो अहेड विद अदर थिंग्स, टू नॉट गो अहेड विद अदर सोल्यूशंस, जिसकी वजह से जैक ग्रिलिश को बैक पास करना पड़ता था, जिसकी वजह से जैक ग्रिलिश एक बहुत ही लिमिटेड प्लेयर बन गए। एंड यहीं पे जैक ग्रिलिश के स्टार्ट्स 23-24 में सिर्फ 29 टेक ऑन अटेम्प्ट्स हुए, 29 टेक ऑन अटेम्प्ट्स सिर्फ। By the way, 119 से लेके 29 take on attempts in one single season. That is a massive downgrade for Jack Grealish. तुम सोच सकते हो कितना रिस्ट्रिक्ट किया गया जैक ग्रिलिश को ये सिस्टम में। जैक ग्रिलिश के 2019-20 में अगर तुम टच स्टार्ट्स देखोगे, टच स्टार्ट्स उसके कितने थे? 1154 were his touch stats, even in the attacking third, even in the middle third. He used to take a lot of touches. एस्टन विला पे वो बॉल पे आने में डरता नहीं था। He used to come on the ball, he used to take the ball, receive the ball. But again, अगर तुम सिटी के बारे में देखोगे, सिटी के बारे में उसके क्या स्टार्ट्स रहे? सिटी में उसके सिर्फ स्टार्ट्स थे 2021 से लेके 2022 वाले सीजन में 1154। फ्रॉम 1900 से लेके 1154 इज अ मैसिव डाउनग्रेड इन टचेस। तुम देख सकते हो कितना लिमिट हुए टचेस भी बिकॉज ऑफ दिस पासिंग रिस्ट्रिक्शंस। तुम देख सकते हो जैक ग्रिलिश के पोजिशनल रिस्ट्रिक्शंस पे, पोजिशनल एक्सप्रेशन नहीं एक्सप्रेस करने पर जैक ग्रिलिश ने कितने कम टचेस लिए बॉल पे। एंड 23-24 में सिर्फ 521 टचेस लिए इन द अटैकिंग थर्ड एज वेल एज द मिड थर्ड। देख लो कितना बड़ा डाउनग्रेड है बिकॉज ऑफ द सिस्टम दैट जैक ग्रिलिश वाज इन। इसका टेक अवे यही होता है दैट जैक ग्रिलिश जो एक टाइम पे बहुत ही क्योटिक विंगर था, जो एक टाइम पे बहुत ही आराम से ड्रिबल पास कर सकता था प्लेयर्स को, आज वही सेम प्लेयर डरता है टेक ऑन्स करने से। आज वही प्लेयर लिमिट हो चुका है, आज वही प्लेयर की लिमिटेशन हो गई है। नॉट जस्ट दैट, उसने खुद की अपनी आइडेंटिटी खो दिया इंटरनेशनल टीम में, इंग्लैंड की टीम में। इवन कोचेस आर नॉट श्योर ऑफ हिम व्हाट टाइप ऑफ प्लेयर हैज ही बिकम। जिस तरीके से वो पहले ड्रिबल पास करता था, जिस तरीके से वो पहले टेक ऑन्स करता था, ही इज नॉट द सेम एनी मोर। उसकी खुद की आइडेंटिटी लॉस्ट हो चुकी है। ही इज जस्ट फाइनली अ टच पास रिसाइकल मर्चेंट। ये हो गई जैक ग्रिलिश की बात। बट नाउ हम बात करने वाले हैं बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा को तो ऑफ कोर्स बहुत सारे मैनचेस्टर सिटी फैन जानते हैं, बट क्या था बर्नार्डो सिल्वा की स्टोरी? मैनचेस्टर सिटी में आने से पहले बर्नार्डो सिल्वा एक्चुअली में किस टाइप के प्लेयर थे? तो बर्नार्डो सिल्वा मैनचेस्टर सिटी में आने से पहले एएस मोनाको में एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर हुआ करते थे, एक बहुत ही बढ़िया मैजिशियन, एक बहुत ही बढ़िया विजिट, एक बहुत ही बढ़िया ड्रिबलिंग मर्चेंट था बर्नार्डो सिल्वा इन दैट एएस मोनाको टीम। नॉट जस्ट दैट, 16-17 में जो एएस मोनाको ने टाइटल जीता था, बर्नार्डो सिल्वा का बहुत बड़ा हाथ रहा था उसमें। सो अगेन बर्नार्डो सिल्वा का करियर एट एएस मोनाको स्टार्ट होता है विद अ लॉट ऑफ फ्रीडम, एक्सप्रेस करने को बहुत टाइम मिलता है। ही डज अ लॉट ऑफ ड्रिबल्स, वो बहुत ही एक फ्री प्लेयर था एट एएस मोनाको। एंड आफ्टर दैट पेप गार्डियोला साइंस हिम। पेप गार्डियोला उसको उठा लेते हैं फ्रॉम एएस मोनाको एंड हिज डिक्लाइन इज noteworthy to just तुम देखो एएस मोनाको में बर्नार्डो सिल्वा वाज अ प्लेयर हु वाज वेरी एक्टिव ऑन द अटैकिंग पार्ट। वो अटैकिंग पार्ट में, ड्रिबलिंग पार्ट में उसकी क्रिएटिविटी एकदम हाई पे रहती थी। ही वाज वेरी मच ऑफ अ प्लेयर हु वाज ऑलवेज गोइंग टू प्रोड्यूस, ऑलवेज गेटिंग यू मोर सोल्यूशंस। बट जैसे ही वो पेप के सिस्टम में आया, उसकी बहुत ही सारी लिमिटेशंस हुई। बट बीच में जब पेप गार्डियोला के अंडर खेल रहे थे बर्नार्डो सिल्वा, हमने उसकी करियर के हाई, करियर के पीक को देखने को मिला था ड्यूरिंग द 2021 से लेके 22 वाले सीजन में, जब बर्नार्डो सिल्वा के स्टार्ट्स पीक पर थे ऑफ द टेक ऑन्स, ऑफ द ड्रिबल्स, जब उसके टचेस एकदम पीक पर थे। बट आफ्टर दैट वो सारे सीजन्स के बाद बर्नार्डो सिल्वा का डिक्लाइन चालू होता है बिकॉज ऑफ हिज लिमिटेशंस, बिकॉज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पेप टू प्ले एज अ मिडफील्डर। जिस तरीके से वो विंगर थे वो सब चेंज हो गया था इनटू अ मिडफील्डर, इनटू अ फ्री मिडफील्डर, इनटू अ मिडफील्डर हु हैज टू प्ले एज अ पिवट विद केविन डी ब्रुयने। तुमको बर्नार्डो सिल्वा के प्लेइंग स्टाइल में एक बहुत ही कॉमन पैटर्न जरूर देखने को मिला होगा एंड दैट इज हिज इंटरनेशनल डिक्लाइन। मैनचेस्टर सिटी के सिस्टम में भले से वो कितना भी थोड़ा बहुत थ्राइव जरूर कर लेता था, बट जब भी वो पोर्चुगल के लिए खेलता था, पोर्चुगल की टीम के लिए, ही वाज जस्ट अबव एवरेज। ही नेवर परफॉर्म्ड लाइक ही परफॉर्म्ड एट मैनचेस्टर सिटी एंड दैट इज बिकॉज द सिस्टम क्रिएशन, दैट इज बिकॉज द सिस्टम कॉम्प्लेसेंट दैट पेप गार्डियोला ने बना के दे दिया था उसे। एक कंफर्ट जोन में रख देता है पेप गार्डियोला इन सब प्लेयर्स को। बर्नार्डो सिल्वा इज नॉट एनी मोर बर्नार्डो सिल्वा। बर्नार्डो सिल्वा अपनी आइडेंटिटी खो देता है जब भी वो नेशनल टीम के लिए खेलता है। एंड थर्ड पर हम बात करने वाले हैं जॉन स्टोन्स के बारे में। जॉन स्टोन्स को तुम जानते होगे एज अ सेंटर बैक। 2020-2019 में अगर जब तुम देखोगे, जॉन स्टोन्स वाज अ कन्वेंशनल, जॉन स्टोन्स वाज अ प्रॉपर सेंटर बैक। बट अगेन एज द इयर्स वेंट बाय, उसको थोड़ा डेवलप किया गया पेप गार्डियोला के थ्रू। पेप गार्डियोला ने उसको एक पीक हाइब्रिड रोल में कन्वर्ट किया एंड दैट इज अ पिवटल रोल विथ रॉड्री। जब भी वो गेम खेलता था, इट वाज 3-2-4-1 टैक्टिक्स विथ रॉड्री एंड जॉन स्टोन्स डिक्टेटिंग द मिडफील्ड। जॉन स्टोन्स को एक बहुत ही हाइब्रिड सेंटर बैक CDM वाला रोल खेलने
खेलने मिलता था पेप के सिस्टम में। एंड यही सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं जॉन स्टोन्स अपनी फॉर्म भूल चुका है। आई नो तुम बोलोगे अभी इंजरीज की वजह से जॉन स्टोन्स का फॉर्म डिक्लाइन हुआ है, इंजरीज की वजह से जॉन स्टोन्स अभी फॉर्म में नहीं रहा है, बट अगेन जब भी तुम देखोगे whenever he plays for that England team, he does not have an identity. He is very much confused about what type of a player, what type of a position he fits in. वो अपनी खुद की पोजीशन भूल चुका है because of this hybrid role, because of the system जो पेप ने उसको खुद को बना के दिया था। बट ये वीडियो का फाइनल कंक्लूजन क्या बनता है? आखिरकार ये वीडियो में फाइनल कंक्लूजन क्या है? डू आई थिंक दैट पेप गार्डियोला हैज रूइंड फुटबॉल? कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला ने जितने भी टाइटल जीते हैं, ट्रेबल जीते हैं, लीग जीते हैं, वो ये सिस्टम्स की वजह से ही जीता है। एंड इट इज नॉट लाइक पेप गार्डियोला के सिस्टम पूरा ही एक्सप्लॉइट कर देते हैं प्लेयर्स को, पूरा ही लिमिट कर देते हैं। वी हैव सीन प्लेयर्स शाइन अंडर पेप गार्डियोला एंड स्पेशली मेसी जैसा प्लेयर जब शाइन हो सकता है। मेसी एक ऐसा प्लेयर जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे तुम देखे हो यार, ऑफकोर्स 2008 वाली टीम ने तुमने देखे हो कैसे मेसी ने शाइन हुआ है वो टाइम में। जावी, इनिएस्टा, अगर ये सारे प्लेयर्स अपना परफॉर्म कर सकते हैं मैक्स पर इवन आफ्टर प्लेइंग अंडर पेप गार्डियोला, इवन प्लेयर्स लाइक डोकू तो एक बहुत ही लीथल विंगर है जो अभी खेल रहा है मैनचेस्टर सिटी की टीम में। बट अगेन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये बनता है दैट आगे की फुटबॉल जनरेशंस के लिए क्या मैसेज होगा? ये आगे की फुटबॉल जनरेशंस बहुत ही सेफ खेलने वाली है बिकॉज ऑफ दिस पेप गार्डियोला सिस्टम, बिकॉज ऑफ दिस इंस्पिरेशन फ्रॉम पेप गार्डियोला। अगर ये सेफ फुटबॉल लीग टाइटल जितवाता है देन टीम्स आर गोइंग टू फॉलो इट। there is no way that teams are not going to follow it. अगर ये चीज रिजल्ट्स दे रही है तुम्हें then it is very much obvious that coaches are going to apply this, coaches are going to implement this in their team. Again वो सारे प्लेयर्स होना अपनी टीम में बहुत बड़ा मायना रखता है। अगर पेप गार्डियोला के पास वो सारे सिस्टम के लिए प्लेयर्स है, he implemented it, बट अगर दूसरे कोचेस के बाद वही सेम प्लेयर्स सिस्टम के लिए नहीं है then they are going to fail miserably and this will cost football. Football will of course become boring and this was predicted by a lot of people. मार्सेलो बीजला ने ये चीजें बोल दी थी। मेरा कंक्लूजन सिर्फ इतना है that there are still teams that are playing good football, there are still players, there are still coaches who are giving expression, who are giving freedom to the players and that includes Hansi Flick, that includes कार्लो एंचेलोटी की रियल मैड्रिड। अगर तुमने देखी होगी यूसीएल वाला सीजन, बेलिंगम को कितना फ्रीडम मिला था, विनीशियस को कितना फ्रीडम मिला था, जाबी अलोंसो के कहीं ना कहीं तुम्हें ब्यूटीफुल फुटबॉल, ब्यूटीफुल फ्लेयर देखने को मिलेगा। एंड बट ये तुम नहीं बोल सकते दैट पेप गार्डियोला हैज रूइंड फुटबॉल। दिस इज अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ कोचेस ने ये सारी चीजें इंप्लीमेंट की है बिकॉज इट प्रोवाइड्स यू रिजल्ट्स पाने के लिए तुम्हें ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, जहां पे इवन प्लेयर्स को एक्सप्रेस करने का कहीं ना कहीं मौका ज्यादा मिलेगा इफ दे आर एबल टू बी कंफर्टेबल इन दैट सिस्टम। अगेन ये सिर्फ मेरा थॉट था, बट तुम मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में जाकर क्या पेप गार्डियोला एक्चुअली में रूइन कर रहा है फुटबॉल को? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक? एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।